इसी लेक्चर के साथ हम शुरुआत करेंगे क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सेट्स। आज सेट की सारी बातें करेंगे, सेट को समझेंगे। देखो 10th वालों के लिए, जो अभी 10th पास आउट हुए हैं, उनके लिए नया चैप्टर है, बट कहीं ना कहीं सेट वर्ड को हमने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में सुना है, देखा है और उनको इस्तेमाल भी किया है। बट मैथमेटिकली आज सेट को कैसे हम देखेंगे और सेट होता क्या है, सेट की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, सेट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सेट को पहचाने कैसे कि ये सेट है, ये सेट नहीं है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कितने तरीके से करते हैं हम, और कैसे कैसे उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। तो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है माइकल जेम्स और हमारा खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल है यूट्यूब पर, जेम्स IITG फाउंडेशन, जहां पर आपके लिए फुल बेसिक और डीप कॉन्सेप्ट के साथ, डीप कंटेंट के साथ आपको वहाँ वीडियोस अवेलेबल हैं। तो आप सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें अपना, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं जो हम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंच सकें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर का नाम है सेट्स, क्लास 11th, और ये चैप्टर है फर्स्ट। इसी से शुरुआत है आपकी क्लास 11th की, तो आप ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये चैप्टर आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों को करने वाले हो। दूसरा चैप्टर इसके बिना नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी आपकी इसके बिना नहीं हो सकती। क्लास 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आप ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कॉपी निकाल लें, पेन निकाल लें, हर एक चीज़ को नोट करते चलें। ओके, ठीक है। तो सेट, देखो हम बेसिकली कलेक्शन को कहते हैं कि हमने कलेक्शन बना लिया चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ें ली, उनको हमने इकट्ठा किया एक जगह और उसको एक कलेक्शन कह दिया। बट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कितने तरह के कलेक्शन होते हैं। हर कलेक्शन सेट नहीं होता, हर कलेक्शन सेट नहीं होता। तो कौन से कलेक्शन हैं जो सेट होते हैं, कौन से कलेक्शन हैं जो सेट नहीं होते हैं, वही कुछ देखेंगे हम, है ना। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, है ना। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे, समझेंगे कि सेट को कैसे अप्रोच करें अच्छे से, है ना। तो कलेक्शन, आपके दो टाइप के कलेक्शन होते हैं। एक है आपका सब्जेक्टिव कलेक्शन और दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव कलेक्शन। इसमें से कौन सा सेट है वही देखेंगे। सब्जेक्टिव कलेक्शन ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, जो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। यानी सब्जेक्टिव कलेक्शन ऐसे कलेक्शन होते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मैंने कहा, कोई स्टेटमेंट दिया, मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मैंने कहा फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर या फर्स्ट 5 इवन नंबर्स या वॉवेल्स, 5 वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मैं लोगों के पास गया, है ना, वो इसको बना के दे देंगे, सब के सब सेम बनाएंगे, बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। बट इसका ऑपोजिट करें कि पर्सन टू पर्सन जो चेंज होता है। मैंने कहा कोई मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर के नाम लिखो, 3 नाम लिख दो, 3 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर। तो मेरे से पूछा, मैंने बनाया कि भाई डिविलियर्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इस तरह से 3 का नाम ले दिया। किसी और से पूछा, उन्होंने अपने का नाम ले दिया, शिखर धवन का, KL राहुल का नाम, गेल का नाम, इस तरह से। तो ये सेट जो बनने वाला, अगर मैं 10 लोगों को इकट्ठा करूं
और इस स्टेटमेंट को दूं कि भाई एक सेट बना के दिखाओ, यानी कलेक्शन बना के दिखाओ, तो उन 10 लोगों का जब मैं कलेक्शन देखूंगा तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा, है ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसी को कहते हैं पर्सन टू पर्सन चेंज होना, है पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला कलेक्शन। बट ये हमारा सेट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, वेल डिफाइंड नहीं है। अब मैं आपको डेफिनेशन बताऊं कि सेट की डेफिनेशन कैसे लिखी है बुक में। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब उसमें ऑब्जेक्ट्स जो एक बार आ गया वो बार बार ना आए, रिपीट ना हो, एक एलिमेंट एक बार हो। जैसे मैंने 2 ले लिया तो 2 अब मैं बार बार ना रखूंगा, चाहे वहां पर 100 बार हो, चाहे 1000 बार हो, कितनी भी बार हो, बट मैं लिखूंगा उसे एक बार ही, है ना। तो इसीलिए मैंने डिस्टिंक्ट कहा, डिफरेंट डिफरेंट। तो वेल डिफाइंड होना चाहिए। और कलेक्शन कैसे, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, ऑब्जेक्ट्स की जगह हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये वेल डिफाइंड कैसे है? ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड होता तो पर्सन टू पर्सन हर एक पर्सन इसे सेम बना कर देता मुझे, है ना। तो ये तो बात हुई सब्जेक्टिव कलेक्शन की, जो कि सेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो डेफिनेशन पर करेक्ट नहीं बैठता, क्योंकि डेफिनेशन में वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और इट इज नॉट वेल डिफाइंड। ओके, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव कलेक्शन, विच इज पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। इसको कैसे लिखेंगे? पर्सन टू पर्सन नॉट चेंज। ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। तो इसका एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स। मैंने ये स्टेटमेंट 10 लोगों को दे दिया, ए को दिया, बी को, चलो ए बी सी करके 3 लोग मान लो। ये मैंने काम ए को दिया, ये मैंने काम बी पर्सन को दिया, ये मैंने काम सी पर्सन को दिया, और मैंने कहा कि भाई कलेक्शन बना के जाओ फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स का। ए से पूछा तो ए ने बताया कि भाई 1 3 5 7 9, ये बना दिया उन्होंने। देखो ये ब्रेसेस में लिखते हैं हम, अभी सेट की सारी बातें करूंगा, अभी मैं आइडेंटिफाई करना बता रहा हूं आपको कौन से कलेक्शन आपके सेट होते हैं, है ना। ये ब्रेसेस हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से एलिमेंट्स को, कॉमाज में लिखते हैं ना, ये रूल है। और डिफाइन जो करते हैं वो कैपिटल लेटर से उनको शो करते हैं। यहाँ पर जब भी नाम रखेंगे उस सेट का, उस कलेक्शन का नाम जो रखेंगे वो कैपिटल लेटर में रखेंगे और ब्रेसेस में लिखेंगे उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स को कॉमाज में लिखेंगे। गॉट इट? ठीक है, मैंने बी से यही बात पूछी तो इस स्टेटमेंट को बी ने पढ़ा और बी ने भी यही बनाया, बी ने भी यही बनाया। सी को ध्यान आया, सी ने बनाया 9 1 7 3 5। देखो पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, एलिमेंट सारे होने चाहिए, पोजीशन कोई भी इधर उधर हो सकती है, ठीक है। बट कलेक्शन हमारा देखो फर्स्ट 5 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। ये जब मैंने स्टेटमेंट ए बी सी को दिया तो इन्होंने जो कलेक्शन बनाया वो सेम बनाया। सेम क्यों बनाया? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। अब वेल डिफाइंड है तो डेफिनेशन पर करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन है हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ये ए बी सी ने जो भी कलेक्शन मुझे बना के दिया वो सेम बना के दिया, चाहे मैं 1000 लोगों को दे दूं, चाहे मैं करोड़ लोगों को दे दूं, वो सब के सब इस स्टेटमेंट को पढ़ के यही कलेक्शन बनाने वाले हैं, बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। और यही होता है हमारा सेट, यानी कि ऐसे कलेक्शंस को हम
सेट कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव कलेक्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव बोले तो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होते, सब्जेक्टिव नहीं होते। सब्जेक्टिव का मतलब है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं, है ना। सब्जेक्टिव का मतलब है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं कि कौन सब्जेक्ट है, जिस पर्सन से बनवाओगे वो अपने हिसाब से बना के दे देगा। बट इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ सेट, बट इट इज अ सेट बिकॉज दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आता है इसके बारे में, देखो मैं आपको ऐसी ओरली बताता हूँ। कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने कहा मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट टैलेंटेड 10 राइटर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कैसा कलेक्शन हुआ? ये हुआ सब्जेक्टिव, क्योंकि मेरी नज़र में टैलेंटेड जो वर्ड है वो शायद मैं किसी और को देता हूँ, कोई और राइटर को देता हूँ, प्रेमचंद को, जयशंकर प्रसाद को, रामधारी सिंह दिनकर वगैरह वगैरह, है ना। और अब मैं कहूँ कि 5 डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, 5 डेंजरस एनिमल्स। अब जो डेंजरस वर्ड है ना, ये सब्जेक्टिव है, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। मान लो किसी को कुत्ते से डर नहीं लगता तो उसके लिए वो डेंजर नहीं है, और जो शेर को ट्रेंड करते हैं उनके लिए शेर भी डेंजर नहीं है ना। बहुत से लोग छिपकली से भी डर जाते हैं, बहुत से लोग छोटे छोटे रैट से डर जाते हैं, तो उनके लिए वो डेंजर है ना। तो इस तरह से मतलब ये डेंजरस जो वर्ड हुआ ये सब्जेक्टिव हुआ, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। तो हमने कहा कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, इसका जो कलेक्शन बनने वाला है वो सब्जेक्टिव कलेक्शन है, ये सेट नहीं है। फिर मैंने कहा कि द कलेक्शन ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स, तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर मैं बना दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 10 से स्टार्ट होंगे, 99 पर ख़त्म हो जाएंगे। अब किसी के पास भी चला जाऊं, या मैं बनाऊं या और किसी से बनवाऊं या लेके किसी के पास भी बनवाने जाऊं, तो वो सब इसको सेम बना कर देने वाले हैं, बिकॉज ये वेल डिफाइंड है। 10 to 99 ही बनाएगा हर एक कोई। 2 डिजिट के यही तो होते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में भी ये 2 डिजिट के हैं, वो दूसरे की नज़र में भी यही 2 डिजिट के हैं, यही होते हैं, इसके अलावा तो कोई हो नहीं सकता ना। तो ये ऑब्जेक्टिव वर्ड है ना, और ऑब्जेक्टिव कलेक्शन है, तो ये सेट है। फिर मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस बुक, है ना। एक तरफ मैंने कहा, अब इसी को 2 तरह से बनाऊंगा मैंने कहा कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस बुक। मैंने कोई बुक ले ली और उस बुक के बारे में मैंने कहा कि कलेक्शन बनाओ इसके सारे क्वेश्चंस का। तो क्या ये ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है? मैंने कहा ऑब्जेक्टिव है। मैं किसी के पास भी बनाऊं तो वो गिन के बना देगा जितने क्वेश्चंस होंगे। अब ये थोड़ा ना कोई 1000 बता रहा है, कोई 2000 बता देगा, जितने क्वेश्चंस होंगे उतने बनाने वाला है वो बंदा, ठीक है। ये हुआ ऑब्जेक्टिव कलेक्शन, तो ये सेट है। फिर मैंने एक और कहा, मैंने कहा कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस बुक। तो डिफिकल्ट, देखो शायद जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, तो वो ज़्यादा काउंट कर लेगा अपने डिफिकल्ट के एरियाज़ में, है ना, जैसा भी होगा। तो मैंने कहा मोस्ट 10 सिंपल क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक, ये भी आपका सब्जेक्टिव कलेक्शन है, ये भी चेंज होने वाला है। तो आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे कि सब्जेक्टिव कलेक्शन कौन सा है, ऑब्जेक्टिव कलेक्शन कौन सा है, और जो ऑब्जेक्टिव कलेक्शन है वही है आपका सेट। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसी के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में भी लिखे होंगे और आपकी साइड बुक में भी लिखे होंगे, ठीक है। तो ये तो था हल्का सा इंट्रो कि सेट को कैसे पहचाने। हम सिर्फ ये कह देते कोई भी कलेक्शन, अरे हर कलेक्शन नहीं हो सकता ना, है ना। अच्छा चलो इसकी बात कर लेते हैं, ये किसने दिया? वही शुरुआत वाली चीज़ है, ये जॉर्ज कैंटर साहब ने दिया, है ना। जॉर्ज कैंटर साहब, जॉर्ज कैंटर कौन थे? मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा सेट का। जॉर्ज कैंटर साहब ने, कहाँ के थे? जर्मन के थे, जर्मन के भाई साहब थे ये, है ना। ये कौन थे? जर्मन के भाई साहब थे। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स यानी ऑब्जेक्टिव कलेक्शन सेट होता है, बिल्कुल साहब। अब जाएंगे रिप्रेजेंटेशन पे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। डेफिनेशन हो गई, मतलब पता चल गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो रिप्रेजेंट करने के इसके दो तरीके। अच्छा रूल देख लो, सेट को जब भी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लेटर में करेंगे, कैपिटल लेटर का नाम, कैपिटल लेटर में उसका नाम रखेंगे, कैपिटल लेटर से नेमिंग करेंगे। ठीक बात। दूसरी बात, ब्रेसेस में लिखेंगे उसके एलिमेंट्स को, ब्रेसेस में लिखेंगे उसके एलिमेंट्स को। एलिमेंट्स कह सकते हो या ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, या मेंबर्स कह सकते हो कि ये इस कलेक्शन के मेंबर्स हैं, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है। अच्छा और ठीक है। तो दो वे होते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के मोस्टली। पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म, सेट को लिखने का जो मेथड है या फॉर्म है वो होती है पहली आपकी रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को लिस्ट फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म को लिस्ट फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म से क्या मतलब है कि जैसे हमने नाम ले लिया किसी सेट का ए और कर्ली ब्रैकेट में लिखा 1 2 3 4, यानी कि ये जो एलिमेंट्स होंगे अंदर वो कॉमाज में इस तरह से लिखे जाएंगे, एलिमेंट्स होंगे वो कॉमाज में इस तरह से लिखे जाएंगे। तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो, बिल्कुल लिस्ट करना, एलिमेंट्स को कॉमाज के बिहाफ पे लिस्ट करना इज द रोस्टर फॉर्म। दूसरी फॉर्म होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरी फॉर्म होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं, या फिर लैंग्वेज फॉर्म भी कहते हैं, लैंग्वेज फॉर्म। इसमें कुछ लैंग्वेज लिखी रहती है, जैसे आप इसको लिख दिया आपने, अब देखो इसको लैंग्वेज फॉर्म में यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूं, ये तो लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में देखो कैसे लिखूंगा। नाम मैंने ए ही रखा, मैंने कहा ठीक है, तो मैंने इन एलिमेंट का एक कॉमन नाम अपनी तरफ से रख दिया, या तो मैं एक्स रख सकता हूं या वाई रख सकता हूं या ए रख सकता हूं या बी रख सकता हूं या सी रख सकता हूं या डी एटसेट्रा एटसेट्रा। बात समझ में आ रही है। मैं इनका एक कॉमन नाम ले लूंगा, मैं एक्स से शुरुआत करता हूं जैसे कि आपको बुक्स में देखने मिलेगा। तो मैंने कहा एक्स, एक्स बोले तो ये एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट का एक ना कॉमन नाम ले लिया एक्स। मैंने कहा एक्स इस तरह से है, एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, ये कॉलोन का साइन है, कॉलोन का साइन है, रीड करते हैं सच दैट, किसका साइन है, कॉलोन का, और रीड कैसे करते हैं, रीड एज सच दैट, सच दैट। ठीक है। बहुत से इसकी जगह कॉलन की जगह पाइप का इस्तेमाल करते हैं, इसे पाइप, इसकी जगह आप डंडा भी लगा सकते हो इस तरह से, तो वो पाइप हो जाएगा, एक्स पाइप इस तरह से, एक्स सच दैट उस तरह से। तो अब मैंने क्या कहा, इसके बात मतलब समझें, एक्स सच दैट, एक्स इस तरह से है, ये पूरा जो एलिमेंट है ये एक्स इस तरह से है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं नंबर, जहां जो एक्स है वो छोटा है या बराबर है 4 के। देखो ये बिल्कुल यही बात है, बट ये लैंग्वेज फॉर्म में है, ये स्टेटमेंट फॉर्म में है, ये लिस्टिंग फॉर्म में है, ये कॉमाज में हमने लिस्ट कर रखा है सब के सब एलिमेंट्स को, बट यहां पर उसी लिस्ट फॉर्म में जितने भी लिखे हों उन्हीं को हमने कुछ लैंग्वेज फॉर्म में कह दिया। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे, एक्स उस पूरे एलिमेंट को माना कि एक्स इस तरह से है कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर है जो कि 4 या 4 से छोटा है। तो आप इसको पढ़ने के बाद क्या बनाने वाले हो, देखना 1 2 3 4 बनाने वाले हो इसको पढ़ने के बाद। यहां पर ऐसे भी कह सकते थे कि x लेस देन है 5 से, ऐसे भी कह सकते 5 से लेस देन, है ना। यहाँ 4 मैंने इक्वल भी लगा दिया, 4 भी है और 4 से छोटे भी है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। और एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए।
और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं, अच्छे हैं। ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई कीजिए अच्छे से, ठीक है। हाँ, मैंने इस बार सेट माना बी और मैंने लिख दिया ए ई आई ओ यू, यानी कि वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसी बात को कैसे लिखें, तो देखो b इज इक्वल टू, इसको कोई एक नाम दे दो। मैंने इस बार y मान लूंगा, तो y सच दैट, है ना, y पाइप, पाइप का मतलब भी वही है जो कॉलन का मतलब था, सच दैट, इस तरह से रीड करेंगे, है ना। तो y पाइप y इज a vowel of English अल्फाबेट। इस तरह से लिखा इस बात को हमने, है ना। y पाइप y इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इस स्टेटमेंट को पढ़कर हम यही बनाने वाले हैं, क्योंकि 5 ही होते हैं, है ना। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपके रोस्टर फॉर्म, है ना। तो इतना आपको आया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसी ने कहा कि x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉइंट याद रखना, वेयर x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर, ये आपको साइन पता है ना, ये बिलोंग का साइन होता है, बिलोंग्स का, है ना। इसको रीड करते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग टू या बिलोंग्स टू, बिलोंग टू, ओके। बिलोंग टू यानी कि ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसे रीड करते हैं। इसका मतलब क्या है, यूज क्या है? बिलोंग टू, कि कोई चीज किसी भी चीज में कांटेक्ट बना रही है या उसमें है या नहीं, इस तरह से। तो बिलोंग टू, और अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, इस तरह से इसको यूज करेंगे। तो मैंने कहा x बिलोंग टू इंटीजर, यानी x किस में है? इंटीजर की फॉर्म में है, ओके। 6 तक कर दे रहा हूं मैं इस तरह से, ओके। मैंने इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी। अब आपको सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर वेयर -2 इज लेस देन और इक्वल टू x और x इज लेस देन 6। अब इस वाली बात को हम कैसे लिखें रोस्टर फॉर्म में? तो ये सेट का नाम है C और इस तरह से लिखा हमने, देखो -2 x और 6, तो -2 शामिल है, -1 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक जाने वाला, क्योंकि 6 से छोटा छोटा लेना है। तो ये वाले एलिमेंट हमारे इसमें आने हैं। तो -2 -1 0, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कॉमास से अलग कर देते हैं, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से ये आपका रोस्टर फॉर्म तैयार हो गई, ओके। तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे इस चीज़ को। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। मैंने कहा एक वर्ड है मैथमेटिक्स, मैं कैपिटल लेटर में लिखूंगा, मैथमेटिक्स, इस तरह से, और इसको आपको बनाना है रोस्टर फॉर्म में। तो कन्वर्ट इट इनटू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में आप इसे कन्वर्ट करिए। तो मैं इसका कोई भी नाम मान लेता हूं, लेट सेट नेम इज डी मान लो, ओके। तो d इज इक्वल टू, आपको देखो m कितनी बार है? 2 बार,
बट हमें तो जो वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाना है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का बनाना है। वहाँ m कितनी बार भी हो बट एक बार लिखेंगे, तो m a कितनी बार है, 2 बार बट एक बार लिखेंगे, t एक बार लिखेंगे, h एक बार लिखेंगे, e एक बार लिखेंगे और I एक बार लिखेंगे, C एक बार, S एक बार। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसी तरह से आपको दे दिया उन्होंने ट्रीगोनोमेट्री। अब ये वर्ड का आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है, तो हमने कोई भी सपोज कर लिया टी के नाम से कर लिया सेट, लेट टी बी द सेट। तो टी लिया हमने, फिर आर लिया, फिर आई लिया, फिर जी लिया, फिर ओ लिया, फिर एन लिया, है ना, फिर एन लिया, एन के बाद ओ है, एम एक बार आ गया, ई आ गया, टी है, आर है, वाई। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म वर्ड्स की होगी। अब कोई भी वर्ड आपको दिया जा रहा है, उस वर्ड को आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो आप इस तरह से लिखेंगे, एक लेटर को एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हमें बनाना होता है। ठीक है, ओके। तो ये था आपका सेट्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सेट को जाना, सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन को पता किया हमने, और सेट की रिप्रेजेंटेशन, सेट को आइडेंटिफाई कैसे किया, कौन सा कलेक्शन अपना सेट होता है, कौन सा कलेक्शन नहीं होता, उसकी रिप्रेजेंटेशन को सीखा। 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कॉमाज में लिखे, कॉमाज से सेपरेशन कर देते हैं, ब्रेसेस में लिखते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, और यहाँ सेट बिल्डर फॉर्म को आप स्टेटमेंट फॉर्म या लैंग्वेज फॉर्म में बता देते हैं। अब ये कन्वर्जन आपको सीखना है। तो अब आगे के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस लेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस लेंगे, जो आज का इंट्रोडक्शन हुआ इसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करें, अच्छे से मेहनत करें, बेस्ट ऑफ लक।